हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का सीरियस डॉक्टर और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दूसरे कंडीशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मेंटल हेल्थ सीरीज, जहां पर हम बात करने वाले हैं, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड अलग अलग केसेस के बारे में, अलग अलग कंडीशंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शिजोफ्रेनिया के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल कंडीशन जो कि अभी के समय में काफी सारे पेशेंट में दिखता है, जिसका नाम है डिप्रेशन। तो आज इस वीडियो में हम डिप्रेशन को समझेंगे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिप्रेशन क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं पेशेंट्स के। इसमें एक्चुअली साइकोलॉजिकल के साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमें दिखता है, तो वो कौन सा बायोलॉजिकल सिम्टम्स हमें दिख सकता है और इसके क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं, क्या क्या अलग अलग प्रकार हैं। इसे अगर ट्रीट नहीं किया गया, इसे अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे और क्या अलग अलग कंडीशंस हमें दिख सकता है। इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, और इसके कारण अभी इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड भी अगर हम बात करें तो सुसाइड रेट काफी ज्यादा बढ़ा है। पहले के समय में, काफी पहले या अभी से कुछ सालों पहले भी डिप्रेशन या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, ज्यादा इस पर लोग ध्यान नहीं देते थे। बट डिप्रेशन इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन जो कि अभी हमें दिखता है अभी के पॉपुलेशन में, अभी के पेशेंट्स में, जो कि बहुत ज्यादा अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस और इवन सुसाइड्स तक लेकर जा सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो अगर इस डिप्रेशन को हम समझें कि डिप्रेशन क्या है, व्हाट इज डिप्रेशन, इसे हम अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा। इट इज बेसिकली द सैडनेस ऑफ मूड। जो पेशेंट का मूड है, वो मूड पेशेंट का उदास, हमेशा उदास रहता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अगर इसे डिप्रेशन को हम कैटेगराइज करें, जितने भी लक्षण हमें पेशेंट्स में दिखते हैं, जितने भी अलग अलग इसके कंडीशंस पाए जाते हैं, तो इससे हम अलग अलग कैटेगरी में अगर बांटे तो हमारे पास 3 कैटेगरी मेनली निकल कर आएगा। सबसे पहला होपलेसनेस, दूसरा हेल्पलेसनेस और तीसरा वर्थलेसनेस। इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहला होपलेसनेस। होपलेसनेस कहने का मतलब कि पेशेंट के अंदर बिल्कुल भी होप नहीं होगा, बिल्कुल आशाहीन होगा पेशेंट। किसी भी चीज को लेकर पेशेंट बिल्कुल होपलेस होगा। पेशेंट को लगेगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, अगर ये काम होगा ही नहीं, पेशेंट को काम करने से पहले ही छोड़ देगा। किसी भी चीज का कोई होप नहीं होगा पेशेंट में। दूसरा क्या हो सकता है, हेल्पलेसनेस, यानी कि पेशेंट को लगेगा कि उसके साथ कोई नहीं है, वो बस अकेला खड़ा है, कोई भी उसका मदद नहीं करना चाह रहा है। अगर वो कोई काम कर रहा है तो कोई भी उस पेशेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, वो चाहे कोई जॉब में हो या फिर घर में भी हो, कुछ भी अगर पेशेंट करना चाह रहा है, कुछ भी वो इंसान करना चाह रहा है, तो उसे ऐसा लगेगा कि कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके घर वाले, उसके दोस्त, हस्बैंड वाइफ, उसके बेटे बेटी, कुछ भी जो भी हो उसके आसपास, जो भी बंदे उसके, जो भी इंसान उसके करीब हो, वो सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये कुछ ऐसा पेशेंट को लगेगा, फिर पूरा हेल्पलेस पेशेंट खुद को फील करेगा। तीसरा वर्थलेसनेस, यानी कि पेशेंट को सेल्फ गिल्ट होगा। ठीक है, पेशेंट को सेल्फ गिल्ट होगा, ये बहुत कॉमन है। मतलब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमें यही कंडीशन देखने को मिलता है वर्थलेसनेस का, जहां पेशेंट को लगेगा कि पेशेंट यानी कि उस इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, वो इंसान फालतू इधर यहाँ पर मौजूद है, इस घर में अगर रह रहा है तो उसका कुछ भी यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। वो सेल्फ गिल्ट होगा, उसे हमेशा लगेगा कि किसी चीज में उसकी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फादर है तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि मैंने अपने फादर का रोल अच्छा से नहीं निभाया, मुझे जो करना चाहिए था अपने बच्चों के लिए वो मैंने नहीं किया। इसको लेकर वो डिप्रेशन में आएंगे। अगर मदर है, सेम केस मदर में आ सकता है, या फिर अगर बच्चे हैं तो उनको भी लग सकता है ऐसा कि उनके अंदर भी ये बातें आ सकती हैं कि ये मेरे पेरेंट्स या फिर हर घर वालों ने मेरे ऊपर खर्चा किया, मुझे पढ़ाया पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह का सेल्फ गिल्ट हमें दिख सकता है। और ये सिर्फ घर का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये हर एक कंडीशन, ये हर एक फील्ड में हो सकता है। वो ऑफिस में भी हो सकता है। अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट जॉब में है, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है, वहां पर सेल्फ गिल्ट हो सकता है कि बॉस ने मुझे काम दिया या फिर ये कुछ काम था मुझे करना था, मैं नहीं कर पाया। जबकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट को लगेगा कि उसकी गलती है। ही विल और शी विल बी इन द सेल्फ गिल्ट। इसके साथ साथ कुछ रिलेशनशिप्स आजकल सबसे कॉमन है जो कि हमें दिखता है। रिलेशनशिप्स जो ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं या फिर मैरिड कपल में डाइवोर्स वगैरह के कंडीशन हो, उस कंडीशन में ये सेल्फ गिल्ट या वर्थलेसनेस का कंडीशन हमें दिख सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि हमें दिख सकते हैं किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट में। तो ये तो हुआ कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इस डिप्रेशन का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ।
इसके साथ अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझें कि ये बायोलॉजिकली क्या क्या इफेक्ट करता है और बायोलॉजिकली क्या कुछ केमिकल्स का अप डाउन होता है, इसके बारे में अगर समझें तो हमारे ब्रेन के अंदर देखिए बहुत सारे केमिकल्स हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे शरीर में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, हमारा जो भी इमोशन है, हमारा जो भी थिंकिंग कैपेसिटी है, हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी याद कर पा रहे हैं, जो मेमोरी है, जो लर्निंग है, ये सब का सब कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूरोट्रांसमीटर से कंट्रोल होता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स, 3 केमिकल्स का रोल होता है। पहला है हमारा डोपामिन, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन और तीसरा है सेरोटोनिन। अब अगर हम ये कहें कि इन तीनों में से किसी केमिकल, किसी न्यूरोट्रांसमीटर का क्वांटिटी ज्यादा हो जा रहा है, सिक्रीशन ज्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, ये उतना सही नहीं होगा। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इन तीनों का जो बैलेंस होता है, इन तीनों का जो फंक्शन का कैपेसिटी होता है, वो थोड़ा इम्बैलेंस होता है। इस कारण हमें डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो सिजोफ्रेनिया में भी बताया था। सिजोफ्रेनिया में बेसिकली क्या था, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये 2 केमिकल्स के इम्बैलेंस के कारण ये सिजोफ्रेनिया टाइप सिम्टम्स दिखते थे, जैसे हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स वगैरह। यहां पर हमें क्या दिखेगा, यहां पर हमें सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन तीनों केमिकल्स, इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस के कारण, फंक्शनल इम्बैलेंस के कारण, मैं यहां पर क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं, इट इज द फंक्शनल इम्बैलेंस, यानी कि फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, अप डाउन होने के कारण ये डिप्रेसिव सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं। ओके, ये हुई जो हमारे ब्रेन में हो रहा है वो। अब हमारे ब्रेन में बहुत सारा अलग अलग पार्ट है। कुछ ऐसा पार्ट है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, कुछ ऐसा पार्ट है जो कि थिंकिंग एबिलिटी लाता है, कुछ जजमेंट हम कर पाते हैं, सही है गलत है या फिर जो भी है हम वो जो भी जजमेंट कर पाते हैं। उसके बाद हम कुछ सोच पाते हैं, कुछ हमें याद रहता है, जैसे मैंने आज ये कपड़ा पहना, ये जो भी है, जो भी हमारा मेमोरी है, ठीक है। तो ये इन सभी चीजों के लिए हमारे ब्रेन का कोई ना कोई हिस्सा जरूर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस डिप्रेशन के कंडीशन में क्या होता है कि इन सभी एरियाज में, जो भी एरियाज इन सभी कंट्रोल्स करते हैं, जो भी एरियाज इन सभी फीचर्स को कंट्रोल करते हैं, उन सभी एरियाज में कुछ इंबैलेंस आता है और इसी कारण से हमें ये डिप्रेसिव लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट में हमें दिखता है ये कि ड्यूरिंग द डिप्रेशन वो पेशेंट्स बिल्कुल खाना नहीं खाते, उन्हें भूख ही नहीं लगता। अगर भूख नहीं लगेगा तो उनका वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो पेशेंट हमेशा टायर्ड, हमेशा थकान भरा लगेगा पेशेंट को। पेशेंट बिल्कुल भी फुर्तीला नहीं रहेगा, बिल्कुल थका हुआ रहेगा, थका हारा कहीं कोना में एक जगह बैठा रहेगा, बिल्कुल सुस्त रहेगा पेशेंट। दूसरा, किसी पेशेंट्स में डिप्रेशन के दौरान खाना ज्यादा खाने का भी लक्षण देखने को मिलता है हमें। ये बहुत कम दिखता है, पर स्टिल बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खाते हैं। जब बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे तो खाना शुरू करेंगे, इसके कारण ओबेसिटी यानी कि वेट गेन हो सकता है। और लेकिन उस कंडीशन में भी ये होगा कि पेशेंट को काफी सुस्ती छाया रहेगा, पेशेंट फुर्तीला नहीं रहेगा, पेशेंट एक्टिव नहीं रहेगा। अगर हम पेशेंट को कहेंगे, इन अ जनरल केस पेशेंट खाना बंद कर देता है, और अगर हमने उसे कहा कि भाई थोड़ा एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, योगा करो, तो इससे मेंटल हेल्थ सही होता है, पर उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है, पर क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रहा है तो बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है पेशेंट्स के अंदर में। ये सब कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स हुए। तो ये साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ हमारे डिप्रेशन का। अब अगर बात करें कि डिप्रेशन क्यों होगा, तो ऐसा कोई एक कारण नहीं है जिसके कारण डिप्रेशन हो जाए। जनरली होता क्या है कि हमारा कुछ अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है, हमारे ब्रेन के जो फिजियोलॉजी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वहां पर हम कह सकते हैं कि कोई एक कंडीशन है ऐसा जिसके कारण ये चीज हो रहा है। हार्ट अटैक अगर है तो फलाने कारण से हार्ट अटैक हो रहा है। पर ये डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये सब ऐसा कंडीशन है जिसे हम किसी एक कारण से नहीं पॉइंट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक कारण कभी भी फैक्टर नहीं बन सकता। एक ग्रुप ऑफ रीजंस यहाँ पर हमेशा फैक्टर बनते हैं डिप्रेशन को इनिशिएट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट में जेनेटिकली कुछ हो, जेनेटिकल वर्नेबिलिटी के कारण भी हो सकता है। जैसे अगर पेशेंट में
पैटर्नल या मैटरनल साइड में फादर मदर दोनों में से किन्हीं को अगर कुछ डिप्रेशन का हिस्ट्री रहा है, डिप्रेसिव हिस्ट्री रहा है, उस कंडीशन में एक चांस कुछ रहते हैं कि बच्चे की में कभी भी लाइफ स्पैन में ये हमें दिख सकता है। और मेनली अभी दिखता क्या है, ये डिप्रेसिव सिम्टम्स या डिप्रेशन हमें यंग एज में ज्यादा दिखते हैं, बिफोर 45 ईयर्स ऑफ एज ये कॉमन है, बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो एक तो हमारा जेनेटिक कॉज हो सकता है, इसके अलावा पेशेंट के कुछ बहुत करीबी लोग जो कि पेशेंट के साथ थे, उनका अचानक से डेथ हो जाना, या फाइनेंशियल क्राइसिस आना, इकोनॉमिकल क्राइसिस आना, पेशेंट का जॉब छूट गया, डाइवोर्स के केस हो गया, या रिलेशनशिप्स टूट गए, ब्रेकअप्स वगैरह। तो इन सब कंडीशन में, या फिर पेशेंट ने जो भी बंदा है उन्हें उसने काफी मेहनत से पढ़ाई किया किसी कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए और उसका कॉम्पिटिटिव पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इन सब कंडीशंस में हमें डिप्रेशन दिख सकता है। अब अगर बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, तो मेनली यहाँ पर हमें डिप्रेशन के अलग अलग और कंडीशंस दिख सकते हैं। जैसे एक तो हमारा नॉर्मल डिप्रेशन हो गया, उसके बाद रिकरेंट डिप्रेशन दिख सकता है। दोनों में फर्क क्या है, डिप्रेशन यानी कि एक बार पेशेंट को डिप्रेशन हुआ, पेशेंट एक बार डिप्रेशन में गया एंड नाउ ही इज नॉर्मल, ही और शी इज नॉर्मल आफ्टर द ट्रीटमेंट। पर रिकरेंट डिप्रेशन किसको कहते हैं, जब पास्ट में 2 बार डिप्रेशन में पेशेंट जा चुका है एंड अगेन ही और शी इज इन डिप्रेशन, तो उस कंडीशन को हम रिकरेंट डिप्रेशन कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर दिख सकता है। इस बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में, पर बाइपोलर डिसऑर्डर दिख सकता है। और सबसे खतरनाक सुसाइडल केसेस दिख सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी होता है पेशेंट के अंदर में इन द केस ऑफ डिप्रेशन। सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डिप्रेशन। और डिप्रेशन से अलग अलग और कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है डिप्रेशन के कारण इन द सीवियर केसेस। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें कि ये कैसे ठीक होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, तो इसमें कुछ दवाइयां दी जाती हैं, पर उन दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस डिप्रेशन के केस में। पेशेंट जनरली क्या होता है कि पेशेंट सोशली ज्यादा कोलैबोरेट नहीं कर पाता है, पेशेंट हमारा सोशल एक्सपोजर से बिल्कुल दूर रहता है, सोशली किसी से बातचीत नहीं करेगा, पेशेंट अपना अकेला रहता है, तो उसे सोशल थेरेपी, उसे साइकोथेरेपी देते हैं हम, उसे सोशली एक्सपोज कराते हैं। सो बेसिकली साइकोथेरेपी में बहुत सारा चीज होता है, तो इन साइकोथेरेपी से और कुछ दवाइयों की मदद से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हुआ डिस्कशन हमारा इस डिप्रेशन पे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।